अच्छा, अब आज हम बेसिकली कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने करते करते हम वहाँ तक पहुँच गए थे कि जी लैन वैन मैन कैन तक आ गए थे। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया था कि जो टोपोलॉजीज हैं वो कैसे काम कर रही हैं। तो स्टार टोपोलॉजी जो है उस पर काम हो रहा है या मैश टोपोलॉजी पे काम हो रहा है। अब उस पर जो हमारे पास केबल यूज़ हो रही है, वो हमने बात की थी कि केबल जो है वो या तो कैट 5 पहले यूज़ होती थी, तो वो 100 मेगाबिट पर सेकंड पे काम करती थी। और उसका एक इशू ये भी था कि 80 मीटर्स के बाद उस पर एनी हाउ रिपीटर यानी सिग्नल उसके कम होना शुरू हो जाते थे। सिग्नल को रीबूस्ट करने के लिए हमें स्विच लगाना पड़ता है। ठीक है, अब स्विच में आज हम कुछ थोड़ी और दो चार चीज़ों की बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें और हैं। पाथ चेंज करता रहेगा, लेकिन उसको फिर भी उस टाइम पे वहां पहुंचना है। तो वो जब पहुंचेगा तो सबसे पहले तो ये बताएगा जी कि मैं यहां से मुझे देर हो गई थी, मैं इस रास्ते से आया हूं। तो वो नेटवर्क फाइल सिस्टम मैनेज करेगा पहले तो कि मैं इतनी देर में इन इन नोड से होता हुआ आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये पूरा नेटवर्किंग का क्रक्स है। ठीक है, तो अगर आपको ये ओएसआई लेवल समझ में आ गया तो दुनिया की सारी चीज समझ में आ जाएंगी आपको। तो नेटवर्क फाइल सिस्टम ये आपको बता रहा है कि सबसे पहले तो किन किन राउटिंग पाथ से होता हुआ वो पहुंचा। अब हो सकता है कोई 10 नोड से पहुंचा, आपको कह रहा मुझे तो खाली मिला, मैं 6 नोड से आ गया। कोई कहता है मैं तो जैम फंसा हुआ था, बिल्कुल बुरी तरीके से बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। ठीक है, होता है ना ऐसा। तो टाइमिंग पे नेटवर्क भी ऐसे काम कर रहे हैं। सुबह के टाइम पे बहुत हैवी ट्रैफिक होता है ऑफिस का, शाम के टाइम पे कम होता है। ठीक है, तो आपके पास अब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है एसक्यूएल, ये क्या कर रही है, ये बार बार आपका डेटा को फेच कर रही है, उठा के भिजवा रही है और उसका टाइम भी नोट कर रही है। यानी डेटा तो उसने बना दिया था, किसने, डेटा लिंक लेयर ने, लेकिन उसने पैकेट तो नहीं बनाए थे ना। कहां से उठा के कहां तक रखना था, कहां किस रास्ते पे भेजना था। ट्रांसपोर्ट लेयर पर उसने रख दिया तो कितना रखा, ट्रांसपोर्ट लेयर पर उसने कहा 100 रखा, तो कौन गिनेगा 100, ये एसक्यूएल गिनेगी। ठीक है, और रिमोट प्रोसीजर कॉल जिसको भेजना है उसको कहेंगे भाई आ रहे हैं हम, तो सेशन आईडी इससे क्रिएट होगी। अब आपने देखिए इतना उसको बाकायदा तौर पर इतना कन्फाइंड कर दिया है कि हर चीज की खबरगिरी हो रही है कि पहले से प्री डिफाइंड नेटवर्क भी है, राउटिंग भी है, सारी चीजें। और उसके साथ साथ आप उसको ये भी कह रहे हैं कि तुम कितना डेटा तुम्हें भेज देंगे, तो तुम्हारी एक यूनिक सेशन आईडी दुनिया में सिर्फ तुम्हारी होगी, इसको ट्रांजेक्शन आईडी कह सकते हैं आप। वो क्रिएट होगी सिस्टम से और वो लेके जाएगी डेटा को वहां। तो जब डेटा को लेकर जाएगी और वहां पहुंचेगी तो आखिर कोई तो होगा ये देखेगा कि सारा डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है ना, तो नेटवर्क फाइल सिस्टम होगा जो बताएगा ये बात। क्यों बताएगा, एसक्यूएल से कि 10 पैकेट निकले थे, 10 पहुंच गए और 10 के साथ वैसे ही हैं जैसे हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ जनाब कि जब ये काम हो गया तो अब फॉर एग्जाम्पल वहां पर डेटा पहुंच गया, लेकिन जब डेटा वहां पे पहुंचा तो उस डेटा की पोजीशन ऐसी थी कि बिल्कुल रॉ, यानी 1010 में उसने कहा भाई 10 पैकेट मंगाए थे, 10 पैकेट आ गए। उसने है क्या इसके अंदर, इन पैकेट में तो कुछ लिखा भाई नहीं। तो अब एप्लीकेशन लेयर ये बात इन्फॉर्म करेगी जो शुरू में उसने उसको बताई थी, तुम्हारा एट्रीब्यूट क्या है। उसको बताएगी कि भाई ये टेक्स्ट डेटा है, नोटपैड की फाइल है, ये वर्ड की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है, ये जेपैग है क्या ये वीडियो MP4 है। ठीक है, तो जो भी है ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी उस फाइल को। तो वो फाइल उसी तरीके से अपने आप को फिर स्ट्रक्चर करेगी, प्रेजेंट करेगी। ये मैंने सॉरी एप्लीकेशन लेयर लिख दी, यहां पे प्रेजेंटेशन लेयर लिखनी थी।
ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंट करेगी उसको कि भाई मैं असल में वीडियो फाइल हूं, मैं आपके, जब आपके पास ये पहुंच जाएगी तो जो आपको नजर आता है, आपको विंडो में नजर आ रहा होता है कि वो फाइल किस चीज की फाइल है, तो वर्ड की फाइल वर्ड दिखाता है, लेकिन कभी आप MS ऑफिस इंस्टॉल करके देखें तो आपको रॉ फाइल दिखाएगी। फाइल के ऊपर कुछ किस्म का कोई चीज नहीं दिखा रही होगी, हेडर नहीं बना रही होगी उसका, इसलिए कि उसके बाद उसको पता ही नहीं कि ये प्रेजेंटेशन किस चीज की है। जब एक आदमी को यही नहीं पता कि ये जो मैं फॉर एग्जाम्पल कोई इंग्रेडिएंट है, किसी ने कहा भाई वो अंडा बनाना है, तो वो कहते हैं अच्छा लाओ भाई वो ऐसा करो, वो पानी डालो और चीनी डालो, ठीक है, और मिर्च डाल दो साथ में और अंडा बना लेते, बन जाएगा अंडा। नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन वैसी है नहीं, वो अपनी असली हालत में वैसे हो नहीं सकता। तो जो चीज जिसके लिए है उसको वही चाहिए अपना एट्रीब्यूट दिखाने के लिए, तो ये अपने एट्रीब्यूट सेट करेगा। तो यहां देखेंगे आप, तो ये सारी जितनी भी आपके पास टिफ जेब जो भी फाइल है, ये उसको कन्वर्ट करेगा उसके अंदर, ठीक है। अब 7th लेयर जो है वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही है, ये बाकायदा तौर पर अब आपको अप्लाई करवा देगी। ये एक ऐसी लेयर है जो इस वक्त एडवांस तरीन लेयरों में शुमार होती है, यानी ये वो लेयर है जो वेब के ऊपर चीजें खोल रही है, और इसके साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, जैसे कि www। जब इंटरनेट आया था तो www नहीं था। 1978 में जब इंटरनेट आया तो याहू को खोला जाता था goofer.yahoo.com। 1983 में इंट्रोड्यूस हुआ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, और वो लेकर आया आपके पास www वर्ल्ड वाइड वेब की सर्विस। ये सर्विस करती क्या है, ये सर्विस ये करती है कि जो पेज है आपका, और इसको फिर अपडेट होते रहा वो, कि जो पेज होता है आपका, उस पेज में अगर फॉर एग्जांपल पिक्चर यहां लगी हुई है तो ये पिक्चर यहीं खुले, अगर टेक्स्ट यहां है तो वो टेक्स्ट यहीं पे नजर आ रहा हो, समझे। इस चीज को कौन एडजस्ट करेगा, तो एक तो वो डाटा लेके आने वाला पोर्ट 80 पे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि रिक्वेस्ट लेके जाता है और डाटा लेकर आता है, लेकिन लाने के बाद वो www की सर्विस उसको अप्लाई करवाती है कि तुम्हें ऐसे खुलना है ब्राउजर पे, ठीक है। FTP वो है जो फाइल को ट्रांसफर करती है, ठीक है। और ट्रिवियल जो आपके पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो है जो बिट बाय बिट फाइल को ट्रांसफर करती है। लाइन प्रिंटर वो है जो आपके टेक्स्ट को बाकायदा तौर पर स्ट्रीम करती है, लाइन प्रिंटर डेमन स्ट्रीम करके उनको बाकायदा तौर पर फॉर्मेट में लेकर आती है। और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो है जो आपकी मेल को ट्रांसफर करती है। मेल बनाने की जो फैसिलिटी है इसको हम कहते हैं मेल डॉट सेंड, मेल डॉट सब्जेक्ट, मेल डॉट टू, मेल डॉट फ्रॉम। ये बाय डिफॉल्ट कीवर्ड्स है SMTP के, ये आपकी मेल को छोड़ते लाते और ले जाते हैं। तो ये सारे काम लेयर 7 पर हो रहे हैं। अगर लेयर 7 ना हो तो ना मेल जाएगी, ना आपका इंटरनेट पे ब्राउजिंग हो सकती है, और ना ही आप जो है वो कोई काम कर सकते हैं। तो क्योंकि आपकी जो इंटरनेट की जो ब्राउजिंग है, अभी हम देखेंगे समझेंगे, जब हम नेट की बात को समझेंगे तब हमें समझ में आएगी कि इंटरनेट की ब्राउजिंग असल में होती क्या है। हम यहीं पर एक इंटरनेट सर्वर बनाएंगे अपना और उसको चला के देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। जब हम आएंगे नेक्स्ट क्लास के हम विंडोज पे आ जाएंगे तो उस पर हम बात करेंगे। तो ये आपका OSI मॉडल है। अब इस OSI मॉडल में 7 लेयर पे हुआ क्या कि इससे दुनिया में पहले कई ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं। जैसे कि जो लिनक्स है वो यूनिक्स पहले थी, तो यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ TCP तक था, ठीक है। मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोटोकॉल एप्पल टॉक था, ठीक है। यानी अब मैं अगर ऐसी बात करूं कि मुझे एक सर्वर है और इस सर्वर पर मुझे 3 किस्म के इन्वायरमेंट को कनेक्ट करना है,
एक है जनाब यूनिक्स या लिनक्स, दूसरा है विंडोज का एनवायरनमेंट, और तीसरा है एप्पल मैक। ठीक है। अब इन तीनों एनवायरनमेंट की आपस में अगर सर्वर कोई भी हो, मुझे उसकी बात करानी है, तो मुझे इन तीनों एनवायरनमेंट के लिए बाकायदा तौर पर एक जमाने में अलग अलग प्रोटोकॉल की जरूरत थी। और वो प्रोटोकॉल था कि ये जनाब ये टीसीपी पे चलेगा, ये टीसीपी आईपी पे चलेगा, और ये चलेगा एप्पल टॉप पे। इस किस्म के एनवायरनमेंट को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट। अगर एक जैसे होंगे तो होमोजीनियस एनवायरनमेंट होगा। ठीक है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक भाई सबको? अब मसला ये हुआ कि सन 2000 में सबने मिलकर ये फैसला किया कि भाई असल तो हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए ही ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है कि हम लोग जो है वो अलग अलग प्रोटोकॉल चलाएं। अब एक ऐसा प्रोटोकॉल चलाएं जिसमें सारे नेटवर्क एक्सेस कर सकें। तो फाइनली ये तय हो गया, और तय होने पर टीसीपी आईपी को फाइनल करके सबने अपने पास टीसीपी आईपी ही रख लिया। तो ये खत्म हो गई कहानी इसकी, किसकी? एप्पल टॉक की और खाली टीसीपी की। अब सिर्फ टीसीपी आईपी सबके पास है, लेकिन टीसीपी आईपी 4 लेयर का, पहले 5 लेयर का प्रोटोकॉल था, अब 4 लेयर का प्रोटोकॉल हो गया। लेकिन डिराइव हुआ है किससे? ओएसआई से। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं अभी एक और चीज। क्लास, ये क्लासेस के साथ है ना, ये क्या है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासेस खत्म हो जाएंगे, वो बताऊंगा आगे क्या है। दोनों अलग अलग समझानी पड़ेंगी, अकेले तो बस की बात नहीं। एक पहले एक पढ़ेंगे फिर दूसरी पढ़ेंगे। पहली चीज क्या है आपके पास कि अब आ जाए आप, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। ठीक है। तो नॉर्मली जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। किस तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स से कि W X, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, Y एंड Z, हर में 8 बिट है, बिट्स। ठीक है। कितनी बिट्स है? 8 बिट्स है सब में। W में 8 बिट है, X में 8 बिट है, और इस तरह से Z तक 8 बिट्स है। 8 बिट मिला के क्या बन गई? 32 बिट बन गई है। तो आईपी जो हमारे पास, जो हम बात कर रहे हैं अभी, वो बात कर रहे हैं वर्जन 4 की। ये दोनों बातें वर्जन 4 की हो रही है। ठीक है। इसको हम कहते हैं IPv4। एक है IP वर्जन 6। ठीक है, उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन सब यूज हो रहा है। IPv4 जो है उसके अंदर कुछ रिजर्वेशन आई थी, तो IPv6 2000 में बना लिया गया था, सन 2000 में। लेकिन वो रिजर्वेशन इस क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग की वजह से खत्म हो गई। तो इसलिए हमारे पास अब IPv4 ही चला रहे हैं, V6 चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी IoT वगैरह के अंदर और मुख्तलिफ जगहों। अब क्या है जनाब कि 8 बिट का जो ये एड्रेस है, तो बिट असल में देखा जाए कि हम यहां पर इसको कन्वर्ट करते हैं से प्रोग्रामिंग के हवाले से। ठीक है, ये डेसिमल में है, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। 8 बिट अगर मैं कंप्यूटर में लिखूं, लेट से मुझे कंप्यूटर में 1 लिखना है, तो बाइनरी का 1 जो है वो तो 1 हो गया खाली। लेकिन कंप्यूटर इस तरह नहीं लिखेगा। कंप्यूटर इसको 7 दफा 0 और आखिर में 1 लिखेगा। अगर 2 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 0 लिखेगा।
सही। और ऐसे जब 3 लिखना होगा तो 1 1 लिखेंगे, ऐसे बनेगा ना बाइनरी नंबर्स। जो बाइनरी नंबर्स होंगे वो तो ऐसे चलेंगे। और इसी तरीके से आपको अगर 4 लिखना होगा तो 1 0 लिखेगा। और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सारी बिट्स क्या ना हो जाए, 1 ना हो जाए। तो जो सबसे बड़ा नंबर है 111, जब 8 बिट 1 हो जाती है तो वो डेसिमल का बन जाता है 255 बिट। 255 डेसिमल का नंबर, 0 से लेके, एक तो 0 है आपके पास, इज इक्वल टू 0, डेसिमल का 0, आम जिंदगी में जो 0 1 2 3 इस्तेमाल करते हैं वो 0, और दूसरा आपके पास जो है वो क्या है, 0 से लेके 255 तक जाएगा और ये इसी तरीके से रोटेट करते रहेगा। लेकिन 8 बिट ही में काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें इसको 16 कर दूं, 15 कर दूं, तो 0 0 0 0 और 1 1 1 1 इज इक्वल टू 15। ये बाइनरी नंबर थे, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको कन्वर्जन आती है तो। ठीक है, ये मैंने आपको बाइनरी का खाली सिस्टम बताया कि बाइनरी कैसे काम करता है। ओके, अब यहाँ कैलकुलेटर भी मौजूद है, आप इसको यहाँ पे 111 लिखिए बाइनरी का, और डेसिमल यहाँ क्लिक ऑक्टल कर दें, डेसिमल कर दें, 15 हो गया। 1 बिट और बढ़ा दिए तो ये 32 हो जाएगा, यानी 31। एक वैल्यू कम होती है ना हमेशा, 0 से क्योंकि शुरू हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 6 कर दूं तो क्या होगा, 63। और इस तरीके से मैं इसको 7 कर दूं तो 127। और अगर मैं इसकी 8 बिट हाई कर दूं तो 255। क्लियर है बात ये? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 8 बिट है तो ये वैल्यू 0 से लेके 255 तक जा सकती है। ऐसा ही है ना? अगर ये 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, तो हर वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 255 तक जा सकती है। क्लियर है बात यहां तक? अब हुआ क्या जनाब के क्लास लेवल के ऊपर सबसे पहली क्लास जो डिफाइन हुई, दैट इज क्लास ए। और क्लास ए जो है उसकी बाकायदा तौर पर एक रेंज डिफाइन हो गई। जो रेंज थी दैट इज फ्रॉम 0 to 127, लेकिन 0 to 127 ओनली फॉर W। ठीक है, W X Y और Z, 4 आपके पास बाइट है। ठीक है ना, 4 बाइट आपके पास हैं, जिसमें से क्या हुआ कि अब ये वाला जो पार्ट है W के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया ये, क्योंकि नेटवर्क का पार्ट है, और बाकी जो स्टेशन थे वो उन्होंने रिजर्व कर दिए वर्क स्टेशन के लिए। तो ये वाला पार्ट नेटवर्क एड्रेस कहलाया और ये वाला पार्ट वर्क स्टेशन कहलाया। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो W की वैल्यू 0 रख सकता हूं मैं, लेकिन क्योंकि 0 एड्रेस अगर मैं रखूंगा और 000 एड्रेस दे दूंगा तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मुख्तलिफ जगहों पे कर तो लेगा लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम अगर इसको चले इस्तेमाल भी करते हैं तो पहला एड्रेस हम 1 रख सकते हैं, 1 डॉट, लेकिन 0.0.0 ये एड्रेस हम रखेंगे किसका, W का मतलब सर्वर का एड्रेस, नेटवर्क का एड्रेस है ना ये।
तो नेटवर्क की आईडी हमने दे दी क्या 1, क्योंकि इतना हिस्सा नेटवर्क के लिए रिजर्व था, और बाकी जो 000 है वो हमने छोड़ दिए, क्योंकि वो तो 00 हम दे सकते थे। तो पहला एड्रेस पूरा ही बनेगा ना, वो तो वर्क स्टेशन का, क्योंकि सर्वर खुद वर्क स्टेशन भी तो है एक। तो हमने सर्वर को एक एड्रेस दे दिया 1.0.0.0। अब हमने इसका जो वर्क स्टेशन होगा वो क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होना चाहिए, तो उसका एड्रेस 1.0.0.1 होगा, क्योंकि ये तीनों एड्रेस किसके लिए, वर्क स्टेशन के लिए रिजर्व है? आएगा भी समझ में। पहला एड्रेस सर्वर का है, तो दूसरा एड्रेस उससे अगला नंबर होगा ना। तो पहला एड्रेस तो हमने 1.0.0. दे दिया, तो ये तो सर्वर को दे दिया हमने। वर्क स्टेशन को हम अगले 3 नंबरों में से नंबर देंगे ना, ये वाले 3। तो उसका पहला नंबर क्या करूं, 1 कर दूं। तो मैंने कर दिया, ये मेरा WS1 का एड्रेस है। अब WS2 का क्या होगा, 1.1 तो सेम रहेगा, 1.0.2। अगला एड्रेस क्या होगा, 1.0.0. तो ये WS2 का एड्रेस हो गया, WS3 का हो गया। कहां तक जाएगा ये, 255। वेरी गुड, 255 तक जब ये जाएगा तो यहां पर तकरीबन WS 256 पीसी लग चुके होंगे। 0 से शुरू हुआ है ना, या 1 से शुरू है तो 255 लग जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगला एड्रेस जब मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि बिट 0 हो जाएगी तो उसको 1 कैरी कर देगी वो। फिर अगेन 255 हो जाएगा। वेरी गुड, ये सर्वर सेम रहेगा, सर्वर तो एक ही नंबर रहेगा ना भाई, सर्वर तो सर्वर है। अभी तो एक, अभी उसकी रेंज क्या है, रेंज ये है कहां से कहां तक है, 0 से लेके 127 तक। और मैं अभी पहला नेटवर्क उठा रहा हूं 1.0.0, उस पर मैं ये देना चाहता हूं कितने मेरे वर्क स्टेशन लग सकते हैं। तो 255 लग गए, फिर काउंटर 0 हो गया और इधर 1 हो गया। अब ये जब 255 दफा फिर चलेगा तो ये 2 होगा, फिर 255 जब तक जाके ये 255 नहीं हो जाता, 1.0.255 और फिर अगला नंबर जो होगा वो क्या होगा, 1.0.0.0। कितने एड्रेस, कितने सर्वर लग चुके हैं, तो एट द एंड क्या होगा, 1.255 255 255। इसके बाद इस नेटवर्क पे कुछ नहीं रख सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर एक नेटवर्क उठा लूं, अगर मैं एक नेटवर्क उठा लूं खाली, किसका, कोई भी, तो उस पर मैक्सिमम 255 मल्टीप्लाई बाय 255 मल्टीप्लाई बाय 255, तो 1658 इतने में वर्क स्टेशन लगा सकता हूं उस पे, पीसी एक नेटवर्क पे। कौन सा नेटवर्क है वो, क्लास ए का एक नेटवर्क। अभी एक सर्वर लगा है तो क्लास ए के अंदर 127 सर्वर है। हाँ, और वैसे अभी मैंने एक ही इस्तेमाल किया है। तो वन वन नेटवर्क पर जो मेरी फिजिबिलिटी आ रही है कि अगर मैं एक एड्रेस आईपी का असाइन कर दूं सर्वर को और क्लास ए को उठाऊं, ठीक है ना, तो क्लास ए पर मेरी जो मैक्सिमम एक नेटवर्क पर पीसी लग सकते हैं वो यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,65,61,375 जो है वो मेरे क्या कर सकते हैं, वर्क स्टेशन लग सकते हैं। ठीक है, और मेरे पास टोटल कितने नेटवर्क हैं अभी, 127 नहीं 128, 0 भी तो है। अवेलेबल नेटवर्क तो 120 है, तो टोटल नेटवर्क यानी सर्वर मेरे पास 128 है। तो अगर मैं क्लास ए की बात करूं, क्लास ए होल पीसीज विद होल नेटवर्क, तो सब ये तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, बिल्कुल 128 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 बिलियन के करीब तकरीबन आपके पास वैल्यू आ जाएगी
यूनिट 10, 100,000, 10,000 lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़ और 2 अरब। तो 2 अरब पीसी तो आपके सिर्फ और सिर्फ क्लास ए के ही अंदर लग सकते हैं। ठीक है, अब मशीन को कैसे पता लगेगा कि क्लास ए एड्रेस है? मशीन को ऐसे पता लगता है कि इसका एक सबनेट होता है। वो सबनेट मास्क भी जो है ना 32 बिट का ही है। और जब सबनेट मास्क को आप क्लास ए का एड्रेस देंगे तो वो 255.0.0.0 उठा लेगा। एक और एड्रेस है, आईपी एड्रेस है एक जगह, एक है क्या सबनेट मास्क, दिखाता हूं आपको। ये देख रहे हैं, ये आईपी एड्रेस है और ये इसका सबनेट मास्क है, और एक हिस्सा को गेटवे होगा डीएनएस। ये सब अलग अलग समझना होगा अभी आप क्या चीजें हैं। ठीक है, लेकिन आईपी एड्रेस के साथ सबनेट मास्क भी 8 बिट का है। तो ये दोनों आपस में एक ही है, एक जोड़ है, लाजिम और मलजूम है, ये इंटरडिपेंडेंट है। ये इसको ये बताता है मैं क्लास ए हूं। ठीक है, तो मैं क्लास ए हूं तो तुम्हारी रेंज अब ये है और तुम्हारा नेटवर्क ये है। तो जो भी आप क्लास इसको बताएंगे ये उस क्लास के हिसाब से अपने नेटवर्क को मैनेज करेगा। अब ये बात क्लियर हो गई कि क्लास ए में कितने नेटवर्क और कितने वर्क स्टेशन लग सकते हैं। एक पर तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख और होल पर 2 अरब के करीब लग सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम एक नेटवर्क पे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इतने सारा पीसी क्यों नहीं लाते? क्योंकि हमारे कोई ऐसी मशीन नहीं है अभी तक। ये लॉजिकल तो पॉसिबल है लेकिन फिजिकली ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि एक सर्वर मशीन के ऊपर मैं अगर 10,000 पीसी भी लगा दूंगा मर जाएगी मशीन, वर्क स्टेशन को सर्व नहीं कर सकती इतने लेवल पे जाके। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है। खैर, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल ये है, तो हमें जहां हमें ये देखना होता है जहां पे वर्क स्टेशन बहुत ज्यादा है वहां पे हमें क्लास ए की आईपी यूज करनी चाहिए। फिर क्लास बी की आईपी जो है उसकी जो रेंज है वो 128 से लेके 191 तक है। रेंज डिफाइन की गई है, ऐसा क्यों थोड़ी डिफाइन की गई है भाई रेंज। अब उसमें देखो ना क्यों डिफाइन की गई है। अब इसमें क्या किया गया कि WX और YZ जब उठाया गया तो उसमें जो W था पहले नेटवर्क के लिए था, अब इसमें WX दोनों नेटवर्क के लिए कर दिया। यानी दो बाइट नेटवर्क के लिए कर दी, पहले 1 बाइट नेटवर्क के लिए जरूरी थी और 2 एरिया वर्क स्टेशन के लिए कर दिए। यानी वर्क स्टेशन कम होगा इसका मतलब। लेकिन रेंज अब कहां से स्टार्ट हो रही है? 128 से। तो 128 पहला एड्रेस जैसे ही मैं लिखूंगा वो समझ जाएगा क्लास बी है। और क्योंकि अभी तक जो X था उसमें अभी तक नेटवर्क को यूज नहीं किया गया, वर्क स्टेशन में तो मैं 0 भी इस्तेमाल कर सकता हूं यहां पे, और पहला एड्रेस 0 रख के क्या बना दूं? नेटवर्क एड्रेस बना दूं। और अगला जो मेरा वर्क स्टेशन होगा उसका एड्रेस 128.0.0.1 चलेगा। अब कहां तक जाएगा? 2, 3, 4, 255 अगेन वही। तो क्या होगा? मैक्सिमम लेवल पर कहां तक चला जाएगा? .0.255.255। तो मैक्सिमम जो हमारे पास इसके अंदर मैक्सिमम एक नेटवर्क पे, ईच नेटवर्क पर कितने हमारे पास वो आ जाएंगे वर्क स्टेशन? ठीक है, कितने आ जाएंगे? 255 मल्टीप्लाई बाय 255 तो 65025। करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्लास बी के अंदर
आप देखें कि वर्क स्टेशन हो गए कम, 65,000 वर्क स्टेशन तकरीबन रह गए। एक नेटवर्क पे कितने वर्क स्टेशन आ सकते हैं? 65,000। लेकिन अब नेटवर्क बढ़ गए। पहले आपके पास सिर्फ 128 नेटवर्क थे उसमें, लेकिन अब यहां पे क्या हुआ कि अब आप एक 128 का अगर आपने बनाया है तो .1.0.0 आप एक और दूसरा नेटवर्क बना सकते हो। इवन दो कि ये कहां तक जाएगा 128.2 करके .0.0 और करते करते कहां तक जाएगा 128.191 पे जब ये पहुंचेगा, क्योंकि इसकी आखिरी लिमिट क्या है 191, तो ये इसको 129 कर देगा, फिर ये खुद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लोग आपस में एक वैल्यू आ जाएगी जिसको हम कहेंगे कि अब ये वैल्यू जो है हमारे पास दोनों 191 हो गए। ठीक है, .0.0। तो अगर अब निकालें कि कितने नेटवर्क इसमें आ गए, टोटल कितने नेटवर्क आ गए, तो एक तो ये पता चला जनाब कि ये 191 से लेके यहां तक शुरू हुआ, तो एक तो वैल्यू 191 है, तो 191 वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है तो 192 हो गई। चलो 191 रख लो तुम्हारे उसमें। और 191 से जो दूसरी वैल्यू है वो कहां तक जा रही है? वो तो 128 तक गई थी, तो हमें इसका मतलब 191 से माइनस करना चाहिए 128, तो ये 63 तक जाएगा। तो 63 मल्टीप्लाई बाय 191 नेटवर्क आपके तकरीबन जब आप डालेंगे तो ये 12,033 के करीब आ गए। यानी अब आप इसमें कितने सर्वर लगा सकते हो क्लास बी में? 12,033, और एक पे लगा सकते हो 65,025 वर्क स्टेशन। टोटल मिलाना चाहो वर्क स्टेशन निकाल के तो उनको मल्टीप्लाई कर लोगे। सही? अच्छा, अब ये क्लास बी का एड्रेस है, तो इसका जो सबनेट है वो क्या होता है? सबनेट मास्क क्या बनेगा इसका? नहीं, WX 8 बिट है ना, उसमें थी 255, अब यहां पे क्या होगा 255.255.0.0। दो नेटवर्क ले रहे हैं आप इसमें, इसलिए कंप्यूटर उसको ये बताएगा कि ये दो नेटवर्क हैं, इसलिए आपको दो नेटवर्क हम 255 के दे रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ये ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्लास सी आ जाएगा। क्लास सी जो है उसकी जो रेंज है वो है जनाब 192 से 223 तक, और उसमें क्या हुआ WX 3 नेटवर्क हो जाएंगे उसमें, WX और Y, Z खाली अकेला रह जाएगा। इन तीनों का वैल्यू नेटवर्क में आ जाएगी और ये सिर्फ वर्क स्टेशन पे रह जाएगा। तो वर्क स्टेशन की वैल्यू 0 से 255 पे जाएगी। अब ये वैल्यू शुरू होगी 192 से, दूसरा वाला क्योंकि जा चुका था 192 से ही, क्योंकि वो ऑलरेडी 191 पे खत्म हो चुका है। तो अब और तीसरी वैल्यू कहां से स्टार्ट हो सकती है? 0 से। ठीक है, तो 192 से कम नहीं हो सकती, लेकिन अब हो सकती है क्योंकि साइडर की वजह से ऐसा हो रहा है जो हो रही है। तो 192 एड्रेस आप लिखेंगे तो वो समझ जाएगा क्लास सी का एड्रेस है, और इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.0। 3 नेटवर्क यूज हो रहे हैं 3 बाइट के, और वैल्यू कहां तक जाएगी? मैक्सिमम वर्क स्टेशन 255 लग सकती है खाली, लेकिन नेटवर्क ये जा सकता है 223 तक, ये भी जाएगा 223 तक, और ये भी जाएगा 223 तक। तो कितनी वैल्यू आ गई 223 तक? निकाल लीजिए कि 223 माइनस 192 दैट इज 31। तो वैल्यू जनाब आपके पास जो है वो 31, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 223।
ठीक है ना। अब टोटल नेटवर्क आपके बढ़ गए, 31 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 223, तो क्या आ गया, वैल्यू कितनी आ गई 2014303, तकरीबन 214। अब इतने सर्वर लगा सकते हैं आप। तो नॉर्मली आप जो एड्रेस 192 का देख रहे होते हैं, ज्यादातर आईएसपी से वही नंबर आ रहा होता है। वो इसलिए बनाते हैं कि उनको नेटवर्क ज्यादा चाहिए, उनको वर्क स्टेशन नहीं चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो उनको सर्वर लगाने, उनको मैनेज करना है लोगों को, तो उनके लिए जरूरी है कि वो अपना नेटवर्क का एड्रेस डालते हैं, इसलिए वो क्लास C को यूज करते थे। आईपी एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, आज के बाद आपको आईपी एड्रेस से कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आप स्कीम बनाना सीख गए। अब क्लास डी में क्या होता है, क्लास डी जो है ना वो स्पेशलाइज्ड वैल्यू, इसकी रेंज 224 से 240 तक है। और ये जाहिर बात है कि जब आपने ऑलरेडी 224 से स्टार्ट करेंगे तो आपने 3 नेटवर्क तो इस्तेमाल कर ही लिए थे, तो चौथा भी आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्क के लिए। तो ये क्लाइंट के लिए है ही नहीं, ये ऐसी डिवाइसेस के लिए था या है जो कि खुद नेटवर्क है, खुद क्लाइंट है। अब ये क्या है ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसकी रेंज स्टार्ट 0 से 240 तक जाएगी, ये भी 240 तक जाएगी, ये भी 240 तक जाएगी, ये भी 240 तक जाएगी। तो आपके पास तकरीबन 16, 16, 16 और 240, इनको मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास टोटल नेटवर्क की तादाद आ जाएगी। क्योंकि सिर्फ स्पेशलाइज आईपी एड्रेसेस हैं, 16 ज़रब 256 कर ले जा रहे हैं, 16 क्या हो रहा है, 16 और ज़रब कितना है 240। तो ये आपके पास टोटल आपके पास वैल्यू आ गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की वैल्यू है, ठीक है, नेटवर्क की वैल्यू 9,83,000। और क्लास ई में क्या हुआ, जो रिजर्व्ड एड्रेसेस हैं नॉर्मली WXYZ सब नेटवर्क, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहे हैं 241 से लेके 255 तक। तो सबका एड्रेस 241 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड कहां होगा, तो सबके पास तकरीबन 14, तो 196 मल्टीप्लाई बाय 196 कर लीजिए, तो आपके पास यहां पे नेटवर्क आएंगे। मैंने कहा जैसे रिजर्व लेवल पर इनको रखा गया था उस जमाने में, 38 ऑलमोस्ट थ्री 416, ठीक है, ये आपके टोटल नेटवर्क जो स्पेशलाइज्ड डिवाइस लोगों के लिए बनाए रखे गए थे, दिए नहीं गए किसी को। अब क्या हुआ जनाब, जब ये मसला खड़ा हुआ कि अभी आईपी एड्रेस कम हो रहे हैं, अब क्या किया जाए, तो IPv6 पे काम शुरू हो गया। IPv6 में क्या हुआ है, कितने बाइट बढ़ गए, 32 और बढ़ गए, ठीक है ना, यानी जितने 32 थे तो 64 बिट का आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स इतना हो गया कि लोग परेशान हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि आपके पास WXYZ था, फर्ज करें आईपी, और ABCD था आपके पास सबनेट। इनका स्कीम खत्म, स्कीम खत्म, क्लासेस खत्म, क्लास लेस कर दिया। क्लास लेस किया तो मैंने लिखा जनाब 192.0.0.1। अब इसका एड्रेस 255 कर दूं मैं, हालांकि क्या एड्रेस होना चाहिए था सबनेट का, क्लास के हवाले से कौन सा एड्रेस होना चाहिए था
192 का एड्रेस क्लास सी के हवाले से 255 हो चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप 255 डाल दिए, तो इसको कहते हैं /8। अब ये एक अलग एड्रेस है, इन दोनों एड्रेस को क्या कर दिया, मिला दिया हमने, एक कर दिया, सेम कर दिया, एक बजाय 8 बिट इसके और 32 बिट 64 बिट हो गए। लेकिन ये इसको अब किसी और तरीके से बता रहा है, इवन दो के मैं इसको 254 भी कर सकता हूँ, /8 डालना है तो 255 लेगा, लेकिन अगर /8 - 1 कर दूं तो 254 हो जाएगा। तो अब मैं पहले नहीं डाल सकता था 254, अब डाल सकता हूं। इवन दो कि अगर मैं इसको /16 कर दूं तो अभी 255 भी लेगा, और अगर मैं इसको /24 कर दूं तो 255 भी ले सकता है, और मैं इसको /32 कर दूं तो यही एड्रेस रहेगा, लेकिन 255 चारों में आ जाएगा। ठीक है ना, तो एड्रेस चेंज हो गया। अब 192.0.1 नहीं रहा, /8 /16 /24 /32, इवन तो /7 /6 जो चाहूं मैं कर दूं। इस एड्रेस की स्कीम को हम कहते हैं साइडर स्कीम्स, क्लासलेस इंटरनेट राउटिंग, इंटरडिपेंडेंट राउटिंग। तो जब ऐसा हुआ तो दुनिया के अंदर मसला खत्म हो गया IPv6 के लिए, क्योंकि जब क्लासलेस हुआ तो साहब आप सोच लें पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई। अब आप अपना सबनेट 224 के बजाय आप अपना सबनेट 221 भी रख सकते हो, लेकिन सबका 221 रखना पड़ेगा, याद रखें जितने क्लाइंट हैं। जो आपने अपने सर्वर का रखा है फिर वही सबनेट आप सबका रखेंगे, वरना प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है भाई आज ये सारी चीजें आप लोगों को? थ्योरी खत्म हो गई आज इस हवाले से कि जो नेटवर्क की थ्योरी है, नेटवर्क की चीजों की, स्कीम्स की। अब नेक्स्ट क्लास से डायरेक्ट हम विंडोज पे काम करेंगे। लैब। कोई सवाल आपके ध्यान में तो मुझसे पूछ लें।